स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरलूप टेस्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये टेस्ट हुआ क्या, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये 8 नवंबर 2020 को हुआ। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी ने, क्या बहुत कंपनी हाइपरलूप को बना रही है, उसमें से एक बड़ा कंपनी है वर्जिन हाइपरलूप। और ये हुआ था, लोकेशन है लास वेगस नेवाडा यूएसए में हुआ था। और ये समझिए इसे किया कहाँ गया था, इनका मतलब हाइपरलूप का एक टेस्ट ट्रैक है वर्जिन गैलेक्टिक ने बनवाया जो है वो है डेव लूप उसे कहा जाता है। और ये पॉड का नाम, पॉड इन्होंने कई सारे पॉड्स बनाए थे, तो पॉड का जनरेशन 1 पे चल रहा था, ये जनरेशन 2 है, तो इसका नाम दिया गया है XP2। और इसके अंदर 2 लोग बैठे थे और इसका स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर तक ले जाया गया। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो बात इसलिए कि पाइप का डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं है, पाइप सिर्फ 500 मीटर का है। तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर ये ज़्यादा स्पीड से भेजते तो जी फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इसी कारण से ये स्पीड इतना कम रखा गया। अगर इनके पास कई किलोमीटर का ट्रैक होता तब वो स्पीड बढ़ा सकते थे, वैसा नहीं है। अब फिर बात बनता है कि ट्यूब को वैक्यूम में होना चाहिए, तो कितना लो नीचे तक प्रेशर ले गए। ये 100 पास्कल पे चला रहे थे, यानी कि 0.01 PSI पे चल रहे थे, यानी ऑलमोस्ट प्योर वैक्यूम पे चल रहे थे। तो ये था टेस्ट। और मैं इसे स्कैम बोलता हूँ बार बार, और पिछले 2 साल से बोलते आ रहा हूँ। मतलब मैंने नीचे वीडियो दे दिया जो 2 साल पहले बनाया गया था, उसके बाद एक और वीडियो जो 1 साल बाद बनाया गया था, वो लेकिन इंग्लिश में ही था उस टाइम शुरू में। तो हिसाब ये था कि मैं स्कैम बोल रहा हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आया क्यों बोल रहा हूँ, जब बन चुका है, लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है। स्कैम मुझे इस बात पर बोल रहा हूँ कि शुरू से, पहले दिन से, यानी कि पहला वीडियो जो 2 साल पहले से बनाया हुआ है, उसमें भी कहा था ये आराम से बनाया जा सकता है, बस पैसा अपना समझ के खाएगा। मतलब आपको एक, जब पब्लिक यूटिलिटी आप बना रहे हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीज़ बना रहे हैं, उसका दाम सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये कोई वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे अपोलो प्रोजेक्ट में कितना भी पैसा लगे वो दिया जाता, वो आप रोड के लिए नहीं कर सकते, ट्रेन के लिए नहीं कर सकते। तो दाम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। और चूँकि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इसमें हुआ लगा हुआ है कि इसका दाम अपना समझ के, मतलब मैगलेव इसके सामने सस्ता लगने लगे। इसी कारण से ये मैंने पहले ही बोला था कि ये स्कैम की तरह का साबित होगा। तो यहाँ पे आप उसको अच्छे से समझते हैं। स्कैम सिर्फ इस बात से हुआ है कि इलॉन मस्क ने मुंह खोल के बोल दिया था जिस टाइम, यानी 2014 से 16 के दरमियान, कि ये एयर ट्रैवल से सस्ता होगा। ये तो होने से रहा। मतलब जितने भी ट्रेन जो एक्चुअली बहुत हाई स्पीड पर चलते हैं वो ऑलमोस्ट प्लेन टिकट जितना दाम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाएंगे जापान में और सोचेंगे बुलेट ट्रेन में राइड कर लेते हैं, आपको बहुत जोर का झटका लगने वाला है उसका बिल देख के, बहुत जोर का। तो ये समझिए, पहला ये है। और ये काफ़ी साल से, मतलब जैसे इलॉन मस्क जब भी कुछ बोलते हैं तो काफ़ी भावनाओं में बह जाते हैं, और कोई भी उनका बात फिल्टर नहीं करता। अच्छा, बोलने का तो बोल दिए, चलो हम लोग थोड़ा सा बुद्धि या समझ लगा लेते। तो 2016 में, ये कुछ साल हुए हैं, 2016 में जितने ये कंपनी बनी है, 2016 में जितने मतलब इसके प्रमोशनल मटेरियल जितना है, अरे बस आप आज पैसा दीजिए, हम कल आपको बना के दे रहे हैं। वो हो गया भाई, हो गया, काफ़ी साल हो गया। तो ये समझिए। और ये पब्लिक पैसे पे चल रहा है, यही इसका सबसे खतरनाक बात है। जैसे कि अगर पब्लिक का पैसा उठाया जाता है तो पब्लिक को कुछ देना होता है। आप फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसा उठाते हैं, आप फ्लाईओवर बना के देते हैं, ये पब्लिक पैसा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उसे अपोलो प्रोजेक्ट जैसा नहीं देख सकते, स्पेस शटल जैसा नहीं देख सकते, या कंट्री का वैनिटी प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं देख सकते। ये पब्लिक का पैसा खा रहा है, यानी ये पैसा जो खा रहा है वो पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट से निकाल के दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हाई स्पीड मेट्रो लिंक बनाने की जगह पे कोई अगर हाइपरलूप का प्रोजेक्ट दे देता है और हाइपरलूप फेल हो जाता है, तो ना तो आपको हाइपरलूप मिलेगा ना तो आपको मेट्रो मिलेगा, क्योंकि पैसा आपका ही था, आपका ही पैसा खाया गया। इसीलिए इसको मैं एकदम सीधे सीधे स्कैम के तौर पे बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट जिनका काम है ये सब को स्टडी करना, बोले भैया ये तो छूते ही बर्बाद कर देगा। मतलब इंडिया में $10 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है हाइपरलूप का, तो समझ लिया। और ये सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। ये मैथमेटिकली जो लोग कहते हैं उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है मैथमेटिक्स कैसे काम करता है। आप किसी भी चीज़ को सेफ नहीं कर सकते जब तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी कि आपको कहना कि जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है, वो मार्स पे चली गई तो वो 100% एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एक बार में पहुंच गए। वैसे उसको नहीं गिन सकते आप। आपको गिनना होगा 100 मिशन किया तब कितना हुआ, फिर होगा 1000 मिशन किया तब कितना हुआ, फिर ये सबके बाद आप बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राइट ब्रदर्स जब प्लेन बनाए, मतलब उनका जो रिकॉर्डेड सिस्टम है उसमें हिसाब था कि वो उड़े, सक्सेसफुली लैंड करें। तो इसका क्या मतलब, प्लेन 100% सेफ था? नहीं, हजारों एक्सीडेंट हुए, लाखों लोग अपना समझ के ऊपर चले गए। आप लोग जो नेशनल ज्योग्राफी देखते होंगे उसमें एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन आता था, कितने लोगों की जान गई है, तब जाके एरोप्लेन टेक्नोलॉजी वहां पे पहुंची कि जहां पे आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं प्लेन के ऊपर बैठूंगा और मैं सही सलामत उतरूंगा। और उसके बाद भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तब उसको उतना दूर पहुंचने के बाद जहां वो लाखों पैसेंजर्स को लाखों फ्लाइट्स में लिया जा रहा है, तब जाके वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा 99.999% सेफ है। आप मुंह खोल के बोल दे रहे हैं, आपने अभी तक किसी को
को ट्रांसपोर्ट नहीं किया, लाख कस्टमर तो छोड़ ही दीजिए, आप 1000 पे भी नहीं पहुंचे और आप मुंह खोल के बोलते रहे इट विल बी द सेफेस्ट सिस्टम, जबकि फंडामेंटली इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ फेलियर है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ फेलियर है। तो इसीलिए मैं इसे स्कैम बोल रहा हूँ सीधा सीधा, कि एयर ट्रैवल सस्ता होगा वो तो होने से रहा, दूसरा ये कुछ साल में बन जाए होने से रहा, फिर ये पैसा मतलब इसको लोग काफ़ी लोग इग्नोर करेंगे, प्राइवेट साइड से लोगों को देखने लगे, प्राइवेट नहीं वो आपका पैसा खा रहा है। यानी कि जो मेट्रो भले लेट से बनता बन जाता पता था, और अगर मेट्रो के केस में अगर आजकल लेट होता है तो यानी वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो घोटाला कर रहा है, इसके केस में आपको इसको क्या बोलिएगा, इसको सब तो वही बोले अरे न्यू टेक्नोलॉजी हमको तो पता ही नहीं है काम कैसे करता है। तो वही समझ लीजिए, ये इसीलिए नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट के तौर पे इसे बनाना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी बना गया है, और ये सेफ होगा भाई। लाखों मिशंस करने के बाद मतलब समझ रहे, एरोप्लेन एक दिन में सेफ नहीं हुआ था, और जिस लॉजिक से हाइपरलूप को बोला उस हिसाब से तो एरोप्लेन तो बहुत बम था। तो इसीलिए मैं बार बार इसे स्कैम बोलता हूँ। अब इसकी सेफ्टी को समझने का, क्योंकि मैं बोला ये सेफ अभी बोलना बहुत मुश्किल है, और ये भी जो मैंने पहले 2 साल पहले वीडियो बनाया था उसमें भी लिखा था कि सेफ्टी आप कर सकते हैं लेकिन बहुत खर्चा होगा। तो एग्जांपल के तौर पे इस प्रोजेक्ट में यानी कि ये 500 मीटर का, किलोमीटर नहीं 500 मीटर के पाइप में इनको कितना हुआ करना पड़ा, ये उनके खुद के साइड से उठाया हुआ है। पहला रैपिड ट्यूब प्रेशराइजेशन यानी कि वैक्यूम है, और अगर किसी कारण से कुछ लटक गए मतलब कितना ऑक्सीजन कैरी करेंगे ऑन बोर्ड वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, इसीलिए एरोप्लेन्स पे भी जितने जो कैंडल लगाए जाता है ऑक्सीजन कैंडल, जो मतलब केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन देते हैं, वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए, और पायलट को ट्रेनिंग तुरंत दी जाती है कि जैसे ही डीप्रेशराइजेशन हुआ आपको जो कर रहा है रोकिए, शांति से प्लेन को 10,000 फीट पे उतारिए, ताकि मतलब नॉर्मली आप ब्रीथ कर सकें। तो वो समझ ली, आप वैक्यूम ट्यूब के अंदर वो सब नहीं कर सकते, तो इन्होंने सिस्टम लगाया पॉड्स के सिस्टम में लगाया है इनको, मतलब ये आधा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहीं से उठा रहे हैं एरोप्लेन वाला सिस्टम से। और इनका ट्यूब में यानी कि जो ट्यूब है, जो यानी जो मेन टनल बनेगा उस टनल में बहुत सारे वाल्व्स लगे हुए हैं जो इमरजेंसी ब्रीच कर देगा, यानी कि जैसे ही अटक गया पॉड मान लिया बीच में और रिस्क हो रहा है कि भैया ऑक्सीजन खत्म होने वाला है या कुछ भी हो गया, हमको यहाँ निकालना है लोगों को जिंदा, तो वैक्यूम हटाना सबसे पहला काम होता है। वैक्यूम हटाने के लिए पूरे ट्यूब में बहुत ज़्यादा स्पीड से मतलब वाल्व्स दिए हुए हैं, ये तुरंत मतलब एटमॉस्फेयर को फुल कर देंगे, ताकि मतलब अगर पॉट खोल के कोई निकल जाता है ट्यूब के अंदर तो उसका जान नहीं जाएगा। तो ये पहला लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। दूसरा, कैबिन को मतलब ऑब्वियसली ये वैक्यूम में चल रहा है, ये एरोप्लेन से भी ज़्यादा मुश्किल वाला बात है क्योंकि ये प्योर वैक्यूम में चल रहा है। तो इसमें एयर टैंक्स डाले गए हैं ताकि मतलब उसके अंदर के ऑक्यूपेंट्स को सांस लेने में दिक्कत ना हो। और अब बता रहा हूँ, वैक्यूम में रहने में सबसे बड़ा खतरा ये है कि आग बहुत खतरनाक हो जाएगा, और ये काफ़ी लोग पढ़ा होगा जो लोग इसके साथ पढ़ाई करते हैं मतलब जिनका इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, टनल में आग लगना बहुत खतरनाक होता है, सबमरीन में लगना बहुत ही खतरनाक होता है, और वैक्यूम में लगने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होगा कि उसका हीट आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडिएशन से जो हीट निकल पाता है वो तो निकल ही जाएगा, इंफ्रारेड को वैक्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि आप वैक्यूम में हो। वैक्यूम ऑलमोस्ट परफेक्ट इंसुलेटर है, तो कन्वेक्शन से जो आपका रेडिएशन के तौर पर बाहर निकल मतलब रेडिएट कर रहा था हीट, वो रुक जाएगा। तो मतलब जो आग की गर्मी 400-500 डिग्री सेल्सियस की होनी चाहिए थी वो आराम से 800-900 पहुंच जाएगा। तो इसीलिए पूरे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इनके में डाला गया है सब में डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट फायर सप्रेशन सिस्टम डाला गया है। अब फिर बात करते हैं, आपको सिर्फ ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना पड़ेगा। तो एयर स्क्रबिंग सिस्टम और फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये आपको एरोप्लेन में जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि एरोप्लेन में एयर इंजन जो है मतलब आराम से शुद्ध हवा एटमॉस्फेयर से हाई एल्टीट्यूड से खींच के डाल देता है। तो वो ये मतलब इसमें एक्स्ट्रा समस्या है, इनको पहले तो अपना खुद का एयर कैरी करना है, फिर अपना एयर स्क्रबिंग का भी सिस्टम रखना है, फिर इमरजेंसी ग्रेस जो सबसे बड़ा समस्या वाला बात है कि वैक्यूम ट्यूब है, आप उसको कहीं भी खोल नहीं सकते। तो अभी इनका जिस तरह का लॉजिक चल रहा है वो ये है कि अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ सीधे वो ट्यूब को वैक्यूम हटा देंगे तुरंत, मतलब और जहाँ पे है वो तुरंत खोल के हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक दूर में खोलते हैं दरवाजा कि ठीक है जहाँ एयरलॉक था वो खोलते हैं, बहुत देर लगेगा उसको फुल होने और वो बहुत बड़ा शॉकवेव बना देगा अंदर। तो पूरा आप समझ रहे एक जेंटल इक्वलाइजेशन आप करना चाहेंगे प्रेशर का, तो पूरा ट्यूब में वाल्व्स लगे हुए हैं तो वो कर देंगे ताकि इमरजेंसी इग्रेस पॉसिबल हो जाए। जो कि मेरे पुराने वीडियोज़ में अगर आप देखो मैंने लगे जितने भी टनल्स होते हैं बहुत सारे, खास करके ट्रेन का टनल बनाया गया है उसमें जनरली एक टनल अप ट्रेन के लिए रहता है, एक टनल डाउन ट्रेन के लिए, और बीच में एक इंडिपेंडेंट टनल बनाया जाता है जो मेंटेनेंस और इमरजेंसी के लिए काम आता है। तो यहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते, तो यहाँ पे ये लोग बना रहे इमरजेंसी इग्रेस, यानी कि हर 70 मीटर की दूरी पे ये लोग दरवाजा जैसा सिस्टम रखें जिसे खोल के लोगों को निकाला जा सकता है अगर फंस जाए। हर 70 मीटर पे समझ लीजिए कितना महंगा होने वाला अगर आप इसका 100 किलोमीटर का लाइन बिछाते हैं तो। और फिर एयरलॉक डालेंगे, इनका एयरलॉक पे सिस्टम ये है कि वो ग्रेजुअली पॉड को मतलब लो प्रेशर में और हाई मतलब सी लेवल पे बैलेंस करता रहेगा, धड़ाक से झटका नहीं दे देगा। तो समझ लिए कि ये सब करना असंभव नहीं है, पहले दिन से बोल रहा हूँ आराम से कर सकते हैं, बस लुट जाइएगा करने में। और आप खुद ही सोच लीजिए कि इमरजेंसी इग्रेस में ही इनको इतना खर्चा आ रहा है, तो अगर 100 किलोमीटर का ट्रक बनाते हैं तो कितना खर्चा आने वाला है।
अब बात करते हैं इनका लो कैपेसिटी का कि ठीक है चलिए बहुत सारे चीज़ होते हैं महंगे पड़ जाते हैं, जैसे कि फाइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना महंगा पड़ता है, लेकिन बाद में वो सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग को आप बेच पाते हैं। यहाँ पे हाइपरलूप का दूसरा सबसे बड़ा चोक पॉइंट सामने आता है, जिसे हम लोग कहते हैं लो कैपेसिटी। यानी कि आप चाह के भी हाइपरलूप में पर आवर कितने लोगों को इधर से उधर कर सकते हैं वो कम रहेगा। स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये बात एकदम सही है, लेकिन एक घंटे में कितने लोग हाइपरलूप का इस्तेमाल कर रहे होंगे वो नंबर हमेशा कम होगा। ये समझिए क्योंकि पॉड बहुत छोटा है। फिर आप बोलेंगे क्यों ना खूब सारा पॉड लगा दे, क्योंकि बात यह है कि सेफ्टी कारण से आप कभी ऐसा नहीं करोगे पॉड चल रहा है उसके पीछे दूसरा पॉड हो, क्योंकि और आप स्पीड का जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो लगभग 600 माइल पर आवर यानी कि लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक को छूने के बारे में सपने देखे जा रहे हैं। चलिए 500 किलोमीटर प्रति घंटा के बारे में सपने देख लेते हैं। तो उसमें आपको ब्रेक लगाने के लिए दूरी चाहिए, और आप ऐसा नहीं रखोगे नहीं एकदम परफेक्ट ब्रेक लगा तब जाके हम इतना दूरी पर रुकेंगे। आप रखोगे थोड़ा सा बफर रखोगे कि कोई लेट हो गया, डिटेक्शन में लेट हो गया तो आप थोड़ा सा रखोगे, तो उस हिसाब से आपको कई किलोमीटर्स में आपको दूरी रहेगी। ट्रेन में हम लोग रखते हैं जबकि ट्रेन 200 से ऊपर नहीं चलता है, और यहाँ पे 500 पे चल रहे हैं, तो दूरी बहुत लंबी हो जाएगा। प्लस एरोडायनेमिक ड्रैग नहीं है, यानी कि मान लीजिए मोटर्स बंद भी कर दिए गए तुरंत वो रुक नहीं जाएगा। और प्लस पॉड्स के केस में ये बहुत सारा एक्स्ट्रा समस्या आ जाता है, इस कारण से दूरी बढ़ा के रखनी है। और दूसरा आप चेन नहीं कर सकते, लिंक बना के नहीं आप लटका सकते, तो इसी कारण से पॉड बहुत छोटे हैं और काफ़ी दूरी दूरी पे इनको पॉड्स रखने पड़े। तो इस कारण से पर हेड यानी एक घंटे में कितने लोग घुस पाए, कितने लोग इस्तेमाल कर पाए, वो नंबर बहुत कम होगा। और इसीलिए मतलब जितने भी एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा एरोप्लेन्स को लॉन्च करते हैं। मतलब आपको इस टाइप कीजिए कि बिजी एयरपोर्ट, आपको इस तरह का खूब सारा फोटो दिखेगा। बहुत सारे फोटोग्राफर भी ये करते हैं, एक जगह पे फिक्स कैमरा रख देते हैं और समझिए टाइम लैप्स जैसा खींचते हैं और सब कंबाइन करते हैं। तब समझ में आता है कि हज़ारों हज़ार प्लेन्स एक एक बड़े बड़े एयरपोर्ट से निकलते हैं। और बड़े बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, और मैं इंडियन का तो फोटो भी नहीं दिखा रहा हूँ, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए तब जाके महंगी चीज़ का दाम घटता है। जैसे कि मेट्रो में करोड़ों रुपया लगता है, अपना समझ के लगता है। 5000 करोड़, अरे वो तो चिल्लर छुट्टा है, अपना समझ के लगता है। तो लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, तब उसका पर हेड कॉस्ट कम हो जाता है, तब प्रॉफिट होने लगता है। हाइपरलूप में चाह के भी आप नहीं कर सकते। और ये सारे सिस्टम यानी मतलब आपको मेट्रो जितना ज़मीन तो खरीदना ही पड़ेगा, उससे भी महंगा पड़ने वाला है। और प्लस उसमें आपका पर हेड यानी कि कितने लोगों के आप ये सर्विस दे पाएंगे एक दिन के अंदर, वो नंबर कम रहेगा, तो समझ लीजिए पर हेड कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए ये समझ रहे एकदम मेन हिसाब वही आता है कि दाम इसका आप कम नहीं कर सकते। और फिर बात करते हैं जो पैसा नहीं सॉल्व कर सकता, टाइम लाइन। आप ये समझिए इसे एक ही चीज़ कहा जाता है जो पैसा नहीं खरीद सकता। वन थिंग मनी कैन नॉट बाय। आप कुछ भी कर लीजिए, आप दुबई हो, आपके पास इतना पैसा हो कि गिनने की ज़रूरत नहीं हो। अरे तुमको बनाना है ना बनाओ, पूछो मत दाम के बारे में, हम देते जाएंगे। बहुत कंट्रीज़ हैं जो इतना बड़ा खर्चा उठा सकते हैं, सीधे सीधे आंख मूंद करके उठा सकते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन अब लोग सोने का टॉयलेट बनाते हैं तो बात क्या करें। तो हिसाब वही समझिए कि समय को आप मजाक के तौर पर नहीं ले सकते। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोलते हैं हम यहाँ पर ये सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला अरे भैया 2 साल में बना देंगे, तो आप आराम से मान के चलते कि 4 साल में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 4 साल में, और 8 साल में आप टेस्टिंग पे पहुंच रहे हो, तब आप बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है। तो वही बात होता है कि और जितना बार आप डेडलाइन मिस करते जाएंगे उतना बार एक्सपेंसिव बढ़ते चला जाएगा। और इसमें कई बार हो चुका है, कई सारे महंगे हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क में, कई बार मतलब बड़े बड़े फ्लाईओवर्स में कई बार हो चुका है कि इतना डेडलाइन हो गया कि प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया गया। यानी जितना पैसा खाया था वो तो गया ही, और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी बार वो माइलस्टोन क्रॉस करेगा उतना बार उसका दाम बढ़ते चला जाता है। और दाम बहुत सारे केस में, जैसे मान लीजिए आपने किसी रोड पे ब्लॉक करके फ्लाईओवर बना रहे हैं, वो रोड से इनकम होता है लोगों का, मतलब लोगों का आना जाना था, वो आप कर रहे हो डाइवर्ट कर दिया दूसरे जगह से, लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, टैक्स का इनकम कम होने लगता है, फजीयत बढ़ती है, मेंटेनेंस का साइड इफेक्ट आता है, बहुत सारा चीज़ होता है। अब वो आप समझिए जो आप 2 साल का हिसाब लगाते हैं, चलो 4 हो गया, 8 हो जाएगा तब। तो इसी कारण से टाइम लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। टाइम लाइन पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात है। और ज़मीन के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, ज़मीन खरीदने में कितना पैसा लगेगा। तो हिसाब करता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये समझिए ये जिस तरह से चल रहा है ये एग्जैक्टली वैसा ही सिम्टम्स दिखा रहा है जो स्पेस शटल था। बनाने वाले भी बोल रहे थे भैया ये आइडिया अच्छा नहीं है, नासा बना दिया, और स्पेस शटल सोचिए तो सक्सेसफुल टेस्टिंग क्या हो, तो पूरा मिशन कर रहे थे, तब जाके एक्सीडेंट होता, पता चला अच्छा ये गलती हमने की। दूसरी बार एक्सीडेंट होता, पता चला अच्छा ये वन ऑफ दी डेडलीस्ट स्पेसक्राफ्ट एवर बिल्ट हो गया। सारे टेस्टिंग किए गए थे, टेस्टिंग क्या होता है एक्चुअल मिशन में था, तब भी इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई मुंह खोल के एक दो ट्राई कर लेता हूँ, मुंह खोल के आप बोल देते हो कि ये सेफ है, ऐसे नहीं किया जाता। 1000 होने पे तब जाके आप अच्छा अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रेंज में आ रहे हैं 1000 पे। तो हिसाब ये समझिए कि ये एकदम वही रास्ते पे चल रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा डिले होगा, बहुत कम कैपेसिटी रखेगा। एक एग्जैक्ट स्पेस शटल जैसे ही डुबाया था नासा को, वैसे ही ये हो रहा है। और ये समझिए कि लोग बनाएंगे ही, इसीलिए मैंने आपको बोला सोने के टॉयलेट भी आते हैं, तो बनाया ज़रूर जाएगा। बहुत कंट्री के पास पैसा है और लोगों को आग लगाना बहुत आसान रहता है कि अरे ये हमारे दुनिया की समस्या सॉल्व कर देगा, तो आराम से लोग वीडियो देख लेते हैं। सस्टेनेबल सिस्टम कहाँ से उतना बड़का बड़का स्टील ट्यूब लाओगे भाई
तो वही है कि मतलब सपनों में बहाना बहुत आसान रहता है। और एग्जाम्पल के तौर पे सोलर रोडवे मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, मरने का नाम ही, मतलब इन्होंने जो कपल ने लूटा लोगों को, 2-3 बिलियन डॉलर लेकर निपट लिए और फेल हो गया, गवर्नमेंट ने पैसा डाला फेल हो गया, उसके बाद भी फ्रांस बोलता है नहीं हम पैसा डुबाएंगे, वो अपना बनाया। और फिर मुझे एक डरावनी न्यूज़ आ गया कि कहीं मुंबई में कोई ट्राई मार रहा है इंडियन गवर्नमेंट इसको, हम सर्च भी नहीं किया, हमको नहीं हार्ट अटैक झेलना है भाई, मतलब करके देख चुके हैं, फेल हो जा रहा है। एक भी इंजीनियर से अगर बैठ के पूछ लेते कि भैया बताओ ये काम करेगा कि नहीं, वो अच्छा से चप्पल लेता भिंगा के मुंह पे मारता कि तुम सोलर पैनल को रोड के नीचे डालोगे, मतलब क्या। तो वैसे ही समझिए, क्या हाइपरलूप बनाया जा सकता है, एकदम सही। क्या हाइपरलूप बनेगा, जिस तरह से पैसा डुबाया जा रहा है हम 99% श्योर है कि कोई ना कोई तो जरूर बनाइए देगा। क्या ये सक्सेसफुल होगा, नहीं। और मतलब क्या मैं गलत साबित हो सकता है कल को कोई मैजिकल टेक्नोलॉजी है, 99.999% चांस है कि वो नहीं होगा। तो इस आप यही समझिए कि मैं इसीलिए से हम बोल रहा हूँ कि ये टाइमलाइन पे नहीं हो सकता, ये उस बजट पे नहीं हो सकता जिस बजट पे सपने दिखा के बेचे जा रहे हैं। और ये इसका पर हेड कैपेसिटी इतना कम है कि उसके जगह पे मेट्रो रहता, भले धीमा रहता लेकिन वो ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी होने के चलते आम लोगों से इस्तेमाल कर पाते। तो यही समझिए कि आम लोगों का पैसा की लेके उसमें आग लगाया जा रहा है। खैर कोई बड़ी बात नहीं, अब जब फ्रांस वाले लोग सोलर रोडवे पे पैसा उड़ा सकते हैं तो हम क्या बोलें। थेरेनोस भी ऐसा ही था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे सपने दिखाए और बहुत बढ़िया से पैसा लूटा, और उसमें तो मतलब पेंटागन के जनरल सब थे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन में हाइपरलूप के टेस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें तो उससे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।